Hello everyone, welcome back to my channel and today we will discuss about last year geography lesson 2 land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources part 3. So this is the part 3 of our chapter. फर्स्ट पार्ट में हमने लैंड के बारे में कवर किया था अच्छे से और सेकंड पार्ट में हमने सॉइल के बारे में कवर किया था अच्छे से. इस पार्ट में हम शुरू करेंगे वाटर से कि वाटर क्या है. तो वाटर इज़ ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. वाटर क्या है? वाटर एक वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब कि जो वाटर है वो एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो जल्दी से रिन्यू हो जाता है, जो जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर. जो हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसका 3/4 हिस्सा वाटर से कवर है. ठीक है, तो अगर आपसे पूछिए जाए कि कितना हिस्सा जो है हमारे अर्थ सरफेस का वो वाटर से कवर है तो 3/4 जो भाग है, 3/4 जो हिस्सा है वो किसका है? वाटर का है हमारे अर्थ सरफेस पे. इट इज़ देयरफॉर अप्रॉक्सीमेटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट. इसलिए अर्थ को हम वाटर प्लैनेट भी कहते हैं. इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगिन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक. इवन टुडे द ओशंस कवर थ्रू थर्ड्स ऑफ द अर्थ सर्फेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. तो मैंने कहा कि जो हमारा अर्थ सरफेस है उसका 3/4 हिस्सा जो है वो वाटर से कवर है. और इसी तरीके से जो हमारा अर्थ सरफेस है उसका 2/3 जो भाग है वो किससे कवर है? वो ओशियन से कवर है, जो कि क्या करता है? जो कि सपोर्ट करता है प्लांट और एनिमल लाइफ को. ठीक है, तो जो हमारा अर्थ सरफेस है उसका जो 2/3 भाग है वो ओशियन से कवर है, जो कि प्लांट और एनिमल लाइफ को सपोर्ट करता है. कौन? ओशन वाटर. द ओशन वाटर इज़ हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अब जो ओशन वाटर होता है, जो ओशन का पानी होता है वो सलाइन होता है, नमकीन होता है और इसीलिए ही वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फ़िट नहीं है. ह्यूमन उसको यूज़ नहीं कर सकता. किसको? ओशन वाटर का. क्यों? क्योंकि वो सलाइन होता है, वो नमकीन होता है. लेकिन अभी मैंने यहाँ पर कहा कि लेकिन जो ओशन वाटर है वो प्लांट और एनिमल लाइफ को सपोर्ट करते हैं, यानी कि प्लांट और एनिमल लाइफ के लिए ओशन वाटर फिट है. प्लांट और एनिमल उसको कंज्यूम कर सकते हैं ओशन वाटर को, लेकिन ह्यूमन नहीं कर सकते हैं. ह्यूमन ओशन वाटर को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं. ह्यूमन सिर्फ फ्रेश वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं. और अगर हम देखें तो अर्थ पे फ्रेश वाटर सिर्फ 2.7% है. कितना कम जो है फ्रेश वाटर है सिर्फ. ठीक है, ह्यूमन के लिए सिर्फ फ्रेश वाटर कितना है? 2.7% ही है. और बचा हुआ जो 70% है, मतलब 70% के आसपास क्या है? आइस शीट्स है, ग्लेशियर्स है. कहाँ पे है वो? एंटार्क्टिका में, ग्रीनलैंड में और माउंटेन रीजन्स में. तो यहाँ पे क्या है ना, आपको ऐसा बता रखा है कि जैसे ये हमारा अर्थ है उसका 3/4 हिस्सा जो है किससे कवर है? वाटर से. उसमें ही जो 2/3 भाग है वो ओशन से कवर्ड है. और जो 70% है, नियरली 70% जो है हमारा वाटर, वो आपको किस फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा? 70% जो है हमारा वाटर वो आइस शीट्स में और ग्लेशियर्स में देखने के लिए आपको मिलेगा. और हम आइस शीट्स और ग्लेशियर्स को तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते. तो बचा हुआ जो हमारा 70% का वाटर है वो तो ऐसा ही है ना, वो तो वेस्ट है क्योंकि हम तो इन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं. अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम इन्हें यूज़ करना भी है, अगर हम इनको यूज़ करना भी है, हम इसको कर भी सकते हैं यूज़, चाहे हम इसको करें तो हम इसको नहीं भी कर सकते हैं चाहे भी, क्योंकि ये कहाँ पर है? सारे आइस शीट्स और ग्लेशियर्स ये है मिलेंगे आपको दूर वाले रीजन में, एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड. और आप ऐसी लोकेशन पे तो पहुँच ही नहीं सकते हैं. क्यों? क्योंकि इन पे पहुँचना इनअसेसिबल है. आप यहाँ पर पहुँच ही नहीं सकते, ये आपके एसेस ही नहीं है. यहाँ पे पहुँचना इनअसेसिबल है. ओके, उसके बाद है सिर्फ 1% जो है फ्रेश वाटर वो ह्यूमन यूज़ के लिए फ़िट है. हमने बात करी थी कि 2.7% अकाउंट्स में है फ्रेश वाटर, उसमें से ही जो 1% है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फ़िट है. और ये फ्रेश वाटर आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ग्राउंड वाटर में, एज सरफेस वाटर, रिवर्स में, लेक्स में एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर बन के, जो वाटर वेपर होता है भाप, जो भाप चली जाती है एटमॉस्फेयर में, वो. तो ग्राउंड वाटर, रिवर्स, लेक्स में जो पानी होता है उसका सरफेस वाटर, और वाटर वेपर जो होता है एटमॉस्फेयर में, उसमें जो 1% है ह्यूमन यूज़ के लिए फ्रेश वाटर हमें देखने के लिए मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे आपको बस ये एक ऐसा बता रखा था कि कितना कितने के लिए यूज़ किया जाता है वाटर को. तो अब आता है
कि फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस। अभी हमने देखो कितना शॉर्टेज हो रहा है, कितनी लड़ाई हो रही है वाटर के बीच में, कि 3/4 भाग हिस्सा जो है अर्थ सरफेस की वाटर ने कवर कर रखा है। उसके बाद जो 2.7 सिर्फ फ्रेश वाटर है, 2/3 जो है हमारा वो ओशन ने कवर किया है, और जो 70% है वाटर वो किसके फॉर्म में, आइस शीट्स और ग्लेशियर जिनको हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पर हम पहुँच ही नहीं सकते हैं, और 1% सिर्फ ह्यूमन यूज़ के लिए है। तो कितनी लड़ाई हो रही है ना वाटर के बीच में, तो मतलब कितना डिफरेंस है, और लेकिन जिसको हम यूज़ करना चाहिए वो सिर्फ 1% है। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर है वो कितना प्रीशियस सब्सटेंस है हमारे अर्थ पे, ठीक है, कितना प्रीशियस, कितना कीमती सब्सटेंस है हमारे अर्थ पे। वाटर कैन नीदर बी एडिड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अब जो वाटर है वो हमारे अर्थ से ना ऐड हो सकता है और ना घटाया जा सकता है। उसकी टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है। अगर जो वाटर है वो 3/4 है, तो ना ये कम हो सकता है वाटर, ना जो है बढ़ सकता है, ये कांस्टेंट ही रहेगा, इसकी वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहती है। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी। इसका जो मतलब ऐसा लगता है ना कि वाटर तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो है कांस्टेंट मोशन चलती रहती है। कैसे? साइक्लिंग थ्रू द ओशियन, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। दिस इज यू ऑलरेडी नो इज रेफर टू एज द वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल तो मैं आपको बहुत अच्छे से 7th क्लास की जियोग्राफी में कंप्लीट करवा के आ चुकी हूँ कि वाटर साइकिल क्या है। जब कांस्टेंट मोशन होता रहता है वाटर का, किसके बीच में, वो क्या करती है, जैसे इसमें बोल रहा है ओशंस, एयर, लैंड। तो जैसे कि ये ओशंस हैं, यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर है, फिर यहाँ लैंड है, तो कैसे होता है देखिए, और यहाँ सन है, सन की जब रेस पड़ती है ओशन पे, तो उसका जो पानी होता है वो भाप बन के कहाँ चली जाता है, एटमॉस्फेयर में चली जाता है। फिर जब वो भाप बन के एटमॉस्फेयर में जाएगी वो भाप, तो उससे क्या होगा, क्लाउड्स बन जाएंगे, ठीक है। अब जब ये क्लाउड्स बहुत ही भारी हो जाएंगे, ठीक है, जब ये क्लाउड्स बहुत भारी हो जाएंगे तो फिर ये क्या है, नीचे आ जाते हैं हमारे लैंड पे। तो इसलिए हमको लगता है कि वाटर तो बहुत ज़्यादा है, पर हमें क्या करना चाहिए वाटर को, कि केयर करनी चाहिए, हमें वाटर कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में कुछ नहीं है, वाटर साइकिल अगर आपके एग्जाम में आएगा भी तो आप लिख देना। क्या होता है कि जो है वाटर की कांस्टेंट मोशन होती रहती है, ओशन से कहाँ जाता है, वो भाप बन के एटमॉस्फेयर में जाता है, फिर उसकी प्रोसेस चलती है क्लाउड्स की, तो वो कंडेंस हो जाता है, फिर एवोपरेशन होके क्या होती है, फिर कंडेंस हो जाता है, प्रेसिपिटेशन होती है। इस तरीके से हम उसको कह सकते हैं वाटर साइकिल। तो हमने यहाँ पर जान लिया है थोड़ा सा वाटर के बारे में। अब डू यू नो दे रखा है कि 1975 में जो कंजम्पशन था ह्यूमन यूज़, जो वाटर का कंजम्पशन था ह्यूमन यूज़ के लिए, वो कितना था, 3850 CU किलोमीटर ईयर। इट सोड टू मोर देन 6000 CU किलोमीटर ईयर इन द ईयर 2000। तो ये कुछ नहीं है। यहाँ पर डू यू नो दे रखा है कि ड्रिपिंग टाइम वेस्ट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। जो हमारा टैप होता है, जो हमारा नल होता है, उसमें जो पानी टपकता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो हमेशा एक ईयर में वो जो टपकता हुआ पानी है वो कितना पानी वेस्ट करता है, 1200 लीटर पानी वो वेस्ट करता है। तो इसलिए हमेशा आप अपने टैप को हमें अच्छे से टैप को बंद करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आता है कि ह्यूमंस यूज़ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब जो ह्यूमंस हैं वो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए ही यूज़ नहीं करते हैं, पर प्रोडक्शन के प्रोसेस में भी ये लोग यूज़ करते हैं। देखो वाटर किस किस में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर, खेती करने में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, किसके थ्रू, रिजर्वोयर्स ऑफ डैम्स एंड द अदर यूजेजेस। अब देखिए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का इंक्रीज़ होना, राइजिंग डिमांड फॉर फूड की डिमांड बढ़ना, कैश क्रॉप्स की डिमांड बढ़ना, अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, और लोगों को रहने का तरीका है वो स्टैंडर्ड हो रहा है, बढ़ रहा है उनके रहने का तरीका। तो इससे क्या है, ये मेजर फैक्टर है जिससे फ्रेश वाटर जो सप्लाई है हमारे फ्रेश वाटर की, उसकी शॉर्टेज हो रही है। फ्रेश वाटर की सप्लाई है फ्रेश वाटर की, वो शॉर्टेज में क्यों आ रही है, क्यों कम हो रही है? देखिए क्योंकि या तो वाटर सोर्सेज का ड्राइंग अप हो रहे हैं, वो सूख रहे हैं, या फिर वाटर पॉल्यूशन से, दोनों ही ये रीज़न है जिससे फ्रेश वाटर की सप्लाई
कम हो रही है। तो यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि कितनी दिन में आप कितना पानी यूज़ करते हो कौन सी चीज़ करने के लिए। ड्रिंकिंग के लिए आप इतना पानी यूज़ करते हो, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, फ्लशिंग के लिए, क्लोथ्स धोने के लिए, यूटेंसिल धोने के लिए, गार्डनिंग के लिए। तो टोटल जो है आप 150 लीटर जो पानी है वो यूज़ करते हो काम करने के लिए, सारे काम को मिला के, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा वाटर के बारे में देखा। हमें पता है, सब बोलते हैं वाटर को बचाओ, कि वाटर की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, फ्यूचर के लिए आ सकती है। तो वाटर की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है वाटर की अवेलेबिलिटी की, उसको हमें देखना है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, देयर स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन्स में हमें पानी की कमी देखने के लिए मिलती है। ज़्यादातर हमें कहाँ पर पानी की कमी देखने के लिए मिलती है? अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया और पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका और पूरा का पूरा एंटायर ऑस्ट्रेलिया। फ्रेश वाटर सप्लाई जो सप्लाई हो रही है फ्रेश वाटर की शॉर्टेज देखने के लिए वहाँ पे हमें मिल रही है। तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये लोग शॉर्टेज फेस कर रहे हैं वाटर की। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्राउट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी। अब देखिए वो कंट्री जो कि क्लाइमेटिक जोन्स में लोकेटेड है। अब ये क्लाइमेटिक जोन्स क्या है, इसको आपको पढ़ना है। देखिए ज्योग्राफी में जब भी आपके ऐसे आए कोई भी आपका कोई कीवर्ड आए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्लाइमेटिक जोन्स, टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, तो इनको आप कभी भी स्किप मत करिए। गूगल पर जाकर आप चेक कर सकती हैं हर जो एक वर्ड आपको मिलता है गूगल पर। जैसे क्लाइमेटिक जोन्स है, तो अब कौन सी कंट्री क्लाइमेटिक जोन्स में लोकेटेड है, अब हमें तो पता ही नहीं है कि क्लाइमेटिक जोन्स क्या होता है। तो देखिए क्लाइमेटिक जोन्स वो कंट्रीज़ होती हैं, क्लाइमेटिक जोन्स वो जोन्स होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर और जो रेनफॉल है वो एवरेज होती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है, वो कहलाती हैं क्लाइमेटिक जोन्स। तो यानी कि जिन कंट्रीज़ में जो टेम्परेचर है वो एवरेज होता है और रेनफॉल भी एवरेज होती है, वो ज़्यादातर फेस करती है ड्राउट्स को और वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम्स को। Thus, इसीलिए वाटर शॉर्टेज में बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्कार्सिटी इज कोज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो इसीलिए जो वाटर शॉर्टेज है वो एक कॉन्सिक्वेंस बन सकता है। कॉन्सिक्वेंस मतलब कारण। तो जो वाटर शॉर्टेज है वो एक कारण बन सकता है किसका? सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन का, बारिश का, और किसका? जिससे जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से और वाटर रिसोर्स की कंटेमिनेशन की वजह से जो है स्कार्सिटी हो रही है वाटर की। तो ये कुछ जो है प्रॉब्लम्स हैं वाटर स्कार्सिटी की, कि कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वाटर अवेलेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को जो है फेस कर रही है, और ड्राउट्स कौन सी कंट्री फेस कर रही है, जो कंट्री क्लाइमेटिक जोन में सिचुएटेड है, और वाटर शॉर्टेज किसका कारण बन सकता है, वो सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन का कारण बन सकता है, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन और वाटर सोर्स की कंटेमिनेशन की वजह से स्कार्सिटी हो रही है वाटर रिसोर्सेज की। उसके बाद यहाँ पर डू यू नो है कि हैव यू एवर हर्ड अबाउट ए वाटर मार्केट। तो क्या कभी आपने वाटर मार्केट के बारे में सुना है? तो जो अमरेली सिटी है सौराष्ट्र रीजन में, वहाँ की जो पॉपुलेशन है 1.25 लाख है, वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है किसमें? वाटर को ख़रीदने में। वो जो कंट्री है, ये जो सिटी है, ये क्या करती है? ये वाटर को परचेज़ करती है किससे? जो नियर बाय तालुकाज होते हैं वहाँ से। तो ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसे रख लीजिए कि कौन से टीम में वाटर मार्केट है अमरेली सिटी में, कौन से रीजन में? सौराष्ट्र रीजन में। और यहाँ की कंट्रीज़ क्या करती हैं? वाटर को परचेज़ करती है कहाँ से? नियर बाय तालुका से। अब हमने देख लिया वाटर क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अब हम क्या कंजर्वेशन मेजर है, किस तरीके से हम वाटर रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। तो आज जो है साफ़ पानी मिलना, ठीक है, एडिक्वेट पानी रिसोर्सेज मिलना, एडिक्वेट रिसोर्सेज मिलना, वो एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि आज हमारा वर्ल्ड फेस कर रहा है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्स। तो ये जो कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम इस ड्विंडलिंग रिसोर्स को, यानी कि जो रिसोर्स ख़त्म होते जा रहा है, इसको हम कंजर्व कर सकते हैं।
इवन दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। आपको अब देखिए, मैंने आपको कहा कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, और मैंने आपको बताया कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, जो जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं, जो जल्दी से रेप्लेनिश हो जाते हैं, जो जल्दी से रिन्यू हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि जो वाटर है वो इवन दो तो एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, लेकिन उसका ओवर यूज़, उसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसका पोल्यूशन हो रहा है, इससे जो है उसको यूज़ करना क्या हो रहा है, अनफिट हो रहा है। अब हम पॉल्यूशन वाले वाटर को तो यूज़ नहीं करेंगे, कोई करेगा? नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो भले ही जो वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों ना हो, लेकिन उसका ओवर यूज़ और पॉल्यूशन उसे क्या बना रहा है, यूज़ के लिए अनफिट बना रहा है। ठीक है, यानी उसको यूज़ नहीं कर सकते हम। Discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals and industrial effluents in water bodies are a major contaminants. अब देखिए, जो अनट्रीटेड या फिर जो बचे हुए सीवेज के जो सामान होते हैं उनको जब हम डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर में, एग्रीकल्चर केमिकल्स को जब हम जो है डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर में, और देखिए जो इंडस्ट्रीज से जो सामान निकलते हैं बचे हुए उनमें केमिकल्स होते हैं, और हम उन्हीं को जो है वाटर लेक्स में ऐसे ही क्या कर देते हैं, उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये कुछ मेजर कंटामिनेंट्स हैं जिससे हमारी जो वाटर बॉडीज़ है वो ख़राब हो रही है, हमारा वाटर भी ख़राब हो रहा है। ये क्या करते हैं, ये हमारे वाटर को पॉल्यूट करते हैं, किसके साथ, नाइट्रेट के साथ, मेटल्स के साथ और पेस्टिसाइड्स के साथ। ठीक है, नाइट्रेट जो हमारे इंडस्ट्री से निकलता है, एक नाइट्रेट्स निकलती हैं, मेटल्स निकलते हैं, एग्रीकल्चर केमिकल में से पेस्टिसाइड्स निकलता है, तो इससे जो है हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट हो रहा है। तो इसीलिए कभी भी हमें इन सारी चीज़ों को लेक्स में डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है कि most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water. अब देखिए, ज़्यादातर जो केमिकल्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और वो वाटर के थ्रू ह्यूमन बॉडीज़ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी लेक में आपने क्या है केमिकल डाल दिया और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, गंदा केमिकल है, केमिकल तो सारे गंदे ही होते हैं, और उसके बाद अगर आपने उसमें से पानी पी लिया, उस लेक में से उस वाटर को आपने पी लिया, तो उससे जो है हमारे वो वाटर किस में पहुँच जाएगा, वो केमिकल भी फिर हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में पहुँच जाएगा, है ना। तो वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज effluents suitably before releasing them in water bodies. तो अभी मैंने बताया कि वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन, एक तो आपको पता नहीं कि वाटर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स को, केमिकल्स को, इंडस्ट्री एफ्लुएंट्स को क्या है ऐसे ही जो है सीवेज में डाल देते हैं, मतलब लेक्स में, वाटर्स में डाल देते हैं। तो वाटर पोल्यूशन ये होता है। और वाटर पोल्यूशन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स। मतलब हमें क्या करना चाहिए, जब भी आप इंडस्ट्रीज़ में से केमिकल, पेस्टिसाइड्स जो है ये सारी चीज़ों को क्या करें, आप पहले इनको ट्रीट करिए और फिर आप चाहे इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप मत डालिए ये सारे केमिकल्स को। ठीक है, वाटर बॉडीज़ में इन सारे केमिकल्स को रिलीज़ होने से पहले इनको क्या किया जाए, ट्रीट किया जाए। ओके, तो ऐसे हम वाटर पोल्यूशन को कंजर्व कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। उसके बाद है फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन जो है कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रेप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। और हमें क्या है, फॉरेस्ट उगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन करना चाहिए, क्योंकि जो फॉरेस्ट कवर है, जितना भाग फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है, वेजिटेशन कवर कर रखा है, तो उससे क्या होता है ना, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो जल्दी से रेप्लेनिश हो जाता है, अंडरग्राउंड वाटर बनता रहता है हमेशा। वाटर हार्वेस्टिंग ये एक अनदर और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे हम सरफेस रन ऑफ को बचा सकते हैं। ओके, तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि वाटर को आप हार्वेस्ट करिए, वाटर को आप स्टोर करिए। द कैनल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लिंक्ड टू मिनिमाइज लॉसेस ऑफ बाय वाटर सीपेज। जो कैनल्स है उनको यूज़ किया जाता है फील्ड को इरिगेट करने के लिए, तो इनको जो है प्रॉपरली जो है
देखिए, जब हम कैनल से जो इरिगेशन करते हैं, कैनल्स के थ्रू जब हम एग्रीकल्चर में, खेत में जो पानी डालते हैं तो उससे बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमें ना एक ऐसे स्प्रिंकलर्स आते हैं। स्प्रिंकलर्स ऐसा होता है, एक ऐसा होता है और गोला सा, फिर नीचे डंडी होती है, उसको सॉइल में गाड़ दिया जाता है और उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको मतलब पाइप से किसी से कनेक्ट कर दिया जाता है और उससे जो है धीरे 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 जो है ऐसे फुहारे के टाइप में जो है पानी आता है और पूरे खेत को जो है ये पानी से मतलब अच्छे से सिंचाई कर देता है। तो ये मॉडर्न मेथड है स्प्रिंकलर, ठीक है। और इससे पानी जो है वो भी कम यूज़ होता है। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ एवापोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज़ वेरी यूज़फुल। जो ड्राई वाले रीजन्स होते हैं ना, ड्राई वाले रीजन्स मतलब सूखे हुए रीजन्स जहाँ पर पानी नहीं मिलता, तो वहाँ पे जो है ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। तो ड्राई रीजन्स में कौन सा इरिगेशन मेथड यूज़फुल है? ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। एग्जाम के एमसीक्यू में आ सकते हैं, सब याद रख लीजिए। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो अगर हम ऐसे इरिगेशन करें तो ये जो है वाटर को हम जो है बचा सकते हैं, अगर ऐसे कॉमन जो है हमारे मॉडर्न मेथड को यूज़ किया जाए, जिससे थोड़ा पानी कम यूज़ हो और पूरे खेत में जो है अच्छी से सिंचाई हो जाए। तो ऐसे जो है जो स्प्रिंकलर्स हैं या फिर ड्रिप और ट्रिकल मेथड हैं, इनको यूज़ किया जाए इरिगेशन के लिए, तो हमारा जो वाटर है वो अच्छे से बच सकता है। तो यहाँ पे जो है हमने वाटर के बारे में अच्छे से जो है कवर कर लिया है कि वाटर क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। एक तो वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, जब भी इंडस्ट्रीज़ में से कोई केमिकल्स आता है पहले उनको ट्रीट करिए और देन उसको डिस्चार्ज करिए वाटर बॉडीज़ में। और इरीगेशन के लिए आप ऐसे वाले जो हैं फुहारे, स्प्रिंकलर, इनको यूज़ करिए जिससे जो है ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो। अब आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में है कि कुछ जो स्कूल के चिल्ड्रन हैं वो जो है एक एग्जीबिशन में गए थे हैंड क्राफ्ट्स पे, और पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज से जो है आर्टिकल्स को कलेक्ट किए गए, ठीक है। तो मोना ने जो है क्या पिक किया, एक बैग को पिक किया और उसने बताया दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंडबैग। ये कैसा हैंडबैग है? ब्यूटीफुल हैंडबैग है। फिर उसके टीचर ने कहा हाँ, ये जो ब्यूटीफुल हैंडबैग है ये किससे बना है? ये जूट से बना है। और आपको पता है जूट क्या है? एक प्लांट फाइबर है। डू यू सी दोज बास्केट्स, लैम्प शेड्स एंड चेयर्स? तो टीचर कहती है कि तुम ये बास्केट, लैम्प शेड्स और चेयर्स देख सकती हो, ये किससे बने हैं? ये केन से बने हैं और बैम्बू से बने हैं। जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न वाले ह्यूमन रीजन्स होते हैं हमारे इंडिया के, वहाँ पे बैम्बूज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो बैम्बूज बहुत ही ज़्यादा ग्रो कहाँ पे होते हैं? ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमन रीजन्स में। कहाँ के? इंडिया में। जैसी जो है एक्साइटेड होती है एक स्किल स्कार्फ को देख के, तो वो कहती है सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ, इस ब्यूटीफुल स्कार्फ को देखो। तो टीचर बताती है कि जो सिल्क स्कार्फ है ये किससे बना है? ये सिल्क से बना है। टीचर ने एक्सप्लेन किया कि जो सिल्क है वो हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। और ये जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं ये मलबेरी ट्रीज़ पे ब्रीड करते हैं। मलबेरी ट्रीज़ ऐसी ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे जो सिल्कवॉर्म होते हैं वो खाते हैं किसको? जो हमारा मलबेरी ट्री होते हैं उसकी जो लीव्स होती हैं तो उनकी जो लीव्स है वो सिल्कवॉर्म्स खाती हैं, और यहीं पे रह के इसी मलबेरी ट्रीज़ के पत्तियों को खा के जो सिल्कवॉर्म्स है वो अपने चारों ओर एक कवरिंग बनाता है जिसको हम कोकून कहते हैं। ओके, द चिल्ड्रन अंडरस्टूड, चिल्ड्रन समझ गए कि जो प्लांट्स है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स में वो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं जो हम अलग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो फिर आता है कि नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ एग्जिस्ट होता है? जो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ है वो सिर्फ नैरो जोन में एग्जिस्ट होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर और एटमॉस्फेयर एयर। इन तीनों के जो कॉन्टैक्ट इन तीनों का जो कॉन्टैक्ट जोन है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, वहीं पे जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है? बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करती है। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर जो है तीनों मिले हुए हैं। इन द बायोस्फीयर में जो लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या होते हैं? वो इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे पर रिलेट होते हैं, इंटर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। और ये जो सिस्टम है जिससे जो
ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर रिलेट होते हैं, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। ओके, तो ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है जिसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं या कोई भी लिविंग बींग है जो कि एक दूसरे पर डिपेंड हो रहा है, इस सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो ये था हमारा इकोसिस्टम। उसके बाद आता है कि जो वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे से रिलेटेड और वाइल्ड लाइफ मतलब जानवर से रिलेटेड, ये सब क्या है, ये वैल्यूएबल रिसोर्स है, ये कीमती रिसोर्स हैं। प्लांट्स जो है हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, टिम्बर हमें शेल्टर देता है, ठीक है, एनिमल्स को शेल्टर देता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जिसको हम ब्रीथ करते हैं, और जो है सॉइल को भी प्रोटेक्ट करता है जिससे हम लोग जो हैं क्रॉप्स को ग्रो कर सकें, और ये शेल्टर बेल्ट्स की तरह भी एक्ट करता है। वेजिटेशन हमने पढ़ा था, शेल्टर बेल्ट्स क्या है, जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ को एक रो में लगा दी जाती हैं, उससे जो है सॉइल कवर जो है यूज़ कम होता है, कि हमने पार्ट 2 में देखा था। और ये किस में हेल्प करता है, हेल्प इन शॉर्टेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर की शॉर्टेज ना हो उसमें भी हेल्प करता है। ये हमें फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स और ये सारी चीज़ें हमें देता है, और हमें ये पेपर भी देता है। और पेपर आपको पता है पेपर किससे बनता है, पेपर जो है वो वुड के पल्प से बनता है। उसके बाद आता है, और पेपर आपकी स्टडीज़ के लिए एसेंशियली आपको पता है। देयर आर इन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। तो जो प्लांट्स है उसकी बहुत सारी यूज है, उसको हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इतने सारे यूज़ बता दिए, आप इसमें भी अपने जो है यूजेस ऐड कर सकते हो। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ, हमने वेजिटेशन के बारे में पढ़ लिया, होता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में क्या इंक्लूड होता है, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। उसमें एक्वेटिक एनिमल्स भी आते हैं जैसे फिश, शार्क, डॉल्फिन्स वगैरह। और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ, मिल्क, मीट, हाइड्स और वूल। इंसेक्ट्स जैसे कि बीज, ये हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, जो बीज हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हनी। और ये पॉलिनेशन जो है, फ्लावर्स की जो पॉलिनेशन होती है उसमें भी हेल्प आता है। पॉलिनेशन हमने साइंस में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन में क्या होता है, जो हमारा फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, कार्पल या फिर पिस्टल, उसमें जो है मेल गैमेट्स को पहुँचाने होते हैं जिससे जो है रिप्रोडक्शन हो सके, वो हम साइंस में पढ़ेंगे। तो जो बीज हैं वो पॉलिनेशन करती है, और इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है टू प्लेस एज डीकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डीकम्पोजर्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। डीकम्पोजर्स एक होता है कि जैसे कि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होता है उनकी जो डेड प्लांट्स जब वो मर जाते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे इकोसिस्टम में गंदगी फैलाते हैं, वो मर जाते हैं, उसमें से स्मेल आती रहती है। तो कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ जो एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उन डेड प्लांट्स या एनिमल्स को खा जाती हैं और हमारे इकोसिस्टम को क्लीन रखते हैं, तो उनको हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। उसके बाद आता है द बर्ड्स। जो बर्ड्स जो हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाती है, ये भी डिकम्पोज़र का काम करती है जब इंसेक्ट मर जाती हैं। तो वल्चर, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक, इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड ए वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट। जो वल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है, वो उसकी एबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो एक स्कैवेंजर है और वो जो है डेड लाइफ स्टॉक, जो मरे हुए जानवर, डेड जो भी मरी हुई चीज़ें होती हैं उसको खाता है। तो इसीलिए ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है। तो इसीलिए जो एनिमल्स है वो बड़े हो या छोटे, सभी का क्या है, वो सभी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो सारे ही क्या है, ऑल आर इंटीग्रल हैं वो सारे के सारे टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। क्या करते हैं, वो इकोसिस्टम में बैलेंस बनाते हैं, अलग अलग वो रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है वल्चर्स का एक डू यू नो है। तो ये डू यू नो जो है इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, भी कहा जा रहा है कि जो वल्चर है वो ख़त्म होते जा रहे हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ऐसा क्यों है? तो जो वल्चर है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो जो है डाई हो रहे हैं। किसके लिए? क्यों? डाइंग ऑफ किडनी फेलियर, क्योंकि उनकी जो किडनी है वो फेल हो रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब वो स्कैवेंजिंग करती हैं, मतलब जब वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के लाइफ स्टॉक को वो खाती हैं, तो
उनके बॉडी में जो है एक पेन किलर चले जाता है जिसको हम डाइक्लोफेनेक कहते हैं, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तो हम क्या लेते हैं, जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, हम पेन किलर खा लेते हैं। लेकिन जो डाइक्लोफोनिक होता है, जो एनिमल्स को जो पेन किलर दिया जाता है होता है डाइक्लोफोनिक। तो वो जब वो एनिमल, जो वो वल्चर उस एनिमल को खाएगा तो उसकी बॉडी में वो डाइक्लोफोनिक चली जाएगा और उसकी किडनी फेल हो जाती है। इसको आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको इसमें जो है डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने सिंपल सा कोई भी जो है एनिमल ले लिया जिसका नाम है काऊ। अब जैसे कि ये काऊ है और मतलब ये काऊ मर गई है, मतलब किसी भी कारण से वो मर गई है। अब क्या होता है, जब काऊ मतलब कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, दूध नहीं दे पाती या फिर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो लोग होते हैं काऊ को जो है एनिमल्स को क्या देते हैं, पेन किलर देते हैं। और उस पेन किलर का नाम होता है डाइक्लोफेनिक। तो जब ये काऊ मर गई तो अब इस काऊ को कौन खाएगा, हमारा वल्चर स्कैवेंजर होता है। जब वो इसको खाएगा तो इसके पूरे बॉडी में तो जो है डाइक्लोफेनिक पेन किलर है। तो जब जब इसको खाएगा तो पूरा जो पेन किलर है डाइक्लोफेनिक वो किसके बॉडी में चल जाएगा, वल्चर के बॉडी में चल जाएगा। और जिसके को पता है कि पेन किलर हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, वो क्या होता है, ड्रग होता है। और इससे जो है किडनी इसकी जो है किडनी है वो फेल हो रही है और वो मर रहे हैं। तो ये है, डू यू नो कि किडनी जो वल्चर हैं वो किडनी फेलियर की वजह से मर रहे हैं। क्योंकि जब वो किसी को खाती हैं तो कभी कभी उनके बॉडी में पेन किलर चले जाता है डाइक्लोफेनिक वाला, ठीक है, अगर उस एनिमल को दिया जा रहा है तो जिसको वो खा रहा है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। और वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है ये हम अगले पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।